गुड मॉर्निंग क्लास। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीकृति के साथ ही 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया गया था। 21 जून को चूंकि संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए मानव जीवन के स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना हेतु 21 जून को प्रतिवर्ष योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योगा दिवस संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति की देन है। योगा दिवस भारत की प्राचीनतम सांस्कृतिक विरासत है। योगा दिवस मनुष्य और प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रतीक है। आइए समर्पित करें अपना योगा दिवस उन महान वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने पड़ोसी मुल्कों के नापाक इरादों और गैर जिम्मेदाराना हरकतों को नेस्ता नाबूद कर भारत माता का सिर गर्व से ऊंचा किया है। मैं सैल्यूट करता हूं उन महान वीर सपूतों को जिनकी गौरव गाथाओं ने हमारा सुनहरा कल लिख दिया, और उम्मीद करता हूं देश के प्रत्येक जनमानस से कि वो बॉर्डर में खड़े देश के प्रत्येक सिपाही के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और पड़ोसी मुल्कों को जो हमारे साथ संबंध खराब किए हुए हैं और उनको सबक सिखाए, उनके इरादों को नेस्ता नाबूद करें। आइए चलते हैं उन पड़ोसी देशों की ओर जो भारत से किसी न किसी तरह से सीमाएं बनाते हैं, वो चाहे जली या स्थलीय सीमा। ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जली सीमा बनाने वाले श्रीलंका और मालदीव, इसके अलावा बांग्लादेश और म्यांमार, ताइवान, जापान, कोरिया, जो दक्षिण एशियाई देशों के और पूर्वी एशियाई देशों की श्रृंखला हमारे सामने। इन सब में भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी और एशिया का सबसे बड़ा देश चीन, जिससे हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन काल और बौद्ध धर्म के विकास की श्रृंखला, बौद्ध धर्म के विकास का क्रम इन्हीं देशों से शुरू हुआ था। चीन लगभग 3500 किलोमीटर की लंबी सीमा भारत से बनाता है और भारत के 5 राज्य चीन से सीमा बनाते हैं। भारत और चीन के ऐतिहासिक संबंध ठीक थे, लेकिन वर्तमान में भारत और चीन के संबंधों में खटास है। तो हम भारत और चीन के संबंधों से संबंधित हमारा आज का टॉपिक तो भारत चीन विवाद, इसके क्या कारण है। भारत चीन विवाद को समझने से पहले हम चीन के इतिहास की ओर चलते हैं कि किस प्रकार चीन ने अपने साम्राज्यवादी और हिंसात्मक गतिविधियों की वजह से एक विशाल बारूद के ढेर में रखा हुआ साम्राज्य स्थापित कर रखा है। 1911 तक चीन में माचू साम्राज्य का विस्तार था। माचू साम्राज्य एक विकसित साम्राज्य नहीं था, एक कठोर रूढ़िवादी राजतंत्रात्मक शासन था, जिसके कारण 1838-39 में ब्रिटेन और चीन के बीच एक युद्ध हो गया, जिसे प्रथम अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के बाद चीन को अपने बंदरगाह ब्रिटिश व्यापार के लिए खोलने पड़ गए। परिणामतः चीन का आर्थिक शोषण होने लगा। दूसरा, 1894-95 में जापान ने, पूर्वी एशियाई देश जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया और फार्मूसा द्वीप, जहां ताइवान है, संघाई यानी पूर्वी तटीय जापान और कोरिया के क्षेत्र को हस्तक्षेप कर लिया था। जापान के साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत माचू साम्राज्य कुछ न कर सका। परिणामतः माचू साम्राज्य के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई और 1911 में डॉक्टर सन्यात सेन के निर्देशन में माचू साम्राज्य का पतन और चीन में गणतंत्र की स्थापना हो गई।
डॉक्टर सन यात सेन को फादर ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1912 में कुओमितांग पार्टी यानी KMT का गठन कर लिया था। फिर 1912 से लेकर 1927 तक चीन में गणतंत्रात्मक शासन के तहत चीन प्रगति की ओर चलता रहा। लेकिन 1921 में चीन में माओ जेडांग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का गठन हो गया, जिसकी नीतियां हिंसात्मक रही, जिसकी नीतियां साम्राज्य विस्तार की रही। माओ त्से तुंग कहा करता था कि क्रांति बंदूक की नाल से निकलती है, इसे महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांतों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका परिणाम ये हुआ कि 1927 में डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के साथ ही चीन में गृह युद्ध शुरू हो गए। 1927 से लेकर 50 तक चीन गृह युद्धों के दौर से गुजरा। लेकिन चीन की राष्ट्रवादी सरकार अर्थात कुओमितांग दल के जो नेता थे चांग काई शेक ने इस दौर में लाखों की संख्या में साम्यवादियों का विरोध किया, लाखों की संख्या में साम्यवादी को मौत के घाट उतार दिया और मजबूर होकर माओ त्से तुंग को 16 अक्टूबर 1934 को महाप्रस्थान करना पड़ा। 16 अक्टूबर 1934 को चीन के इतिहास में लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है, जिसमें माओ त्से तुंग के 1 लाख समर्थकों ने 6000 मील की पैदल यात्रा की थी। इस प्रकार 1931 में चीन में हुई इस स्थिति का लाभ जापान ने फिर उठाया और मंचूरिया क्षेत्र को हस्तक्षेप कर लिया, जबकि हांगकांग को ब्रिटेन द्वारा 1838-39 में पहले ही हस्तक्षेप कर लिया गया था। इस प्रकार जापान का विरोध न करने के कारण राष्ट्रवादी चीनी सरकार का विरोध होने लगा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जापान का तीव्र विरोध किया। परिणाम स्वरूप चीनी मानव मस्तिष्क में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रभाव बढ़ने लगा और 1 अक्टूबर 1949 को 1 अक्टूबर 1949 को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सरकार बन गई। अर्थात चीन में माओ त्से तुंग का एक छत्र राज स्थापित हो गया, अर्थात चीन आजाद हो गया। और तब से लेकर अब तक भारत और चीन के संबंधों में किस प्रकार खटास आई, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो भारत चीन विवाद को अगर देखा जाए तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि जब 1949 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एकाधिकार स्थापित हो गया था, तो चीन की जो राष्ट्रवादी पार्टी थी यानी RC रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना थी, वे लोग अपने समर्थकों के साथ फार्मूसा द्वीप यानी ताइवान चले गए और लाखों की संख्या में चीनी राष्ट्रवादी लोग ताइवान में रहते हैं और रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना के नाम से यहां पर शासन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर चीन से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे और चीन में प्राचीनतम राष्ट्रवादी सरकार पुनः स्थापित हो जाएगी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक राष्ट्र एक चीन का इरादा लेते हुए ताइवान को चीन में मिलाना चाहता है, ताइवान की राष्ट्रवादी पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में मिलाना चाहता है और अपने एक राष्ट्र एक चीन के सपने को पूरा करना चाहता है। अब भारत की इसमें क्या भूमिका है? भारत ताइवान का समर्थक है, ताइवान की राष्ट्रवादी चीनी सरकार का समर्थक है। इसीलिए भारत और चीन के संबंधों में
खटास का पहला कारण ताइवान प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है ताइवान समस्या। दक्षिणी चीन सागर के महत्व को देखते हुए भारत ताइवान के साथ अपने व्यापारिक और सामरिक संबंध को मजबूत किए हुए है। और सबसे बड़ी बात, चीन ने म्यांमार के कोकोस द्वीप पर को लीज पर लिया है ताकि वो हिंद महासागर की गतिविधियों पर नजर रख सके। इसीलिए चीन को नियंत्रित करने के लिए या हिंद महासागर में अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने के लिए भारत ने ताइवान के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं। दूसरा बड़ा कारण अगर आता है वो है तिब्बत समस्या। प्राचीन काल से भारत और तिब्बत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे थे। तिब्बत समस्या के रूप में दूसरी समस्या जो आ रही है, बौद्ध धर्म की स्थली के रूप में भी जाना जाता है तिब्बत और चीन को। इस कारण तिब्बत और भारत के बीच सीमा का कभी निर्धारण हो ही नहीं पाया। और ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत उन्हीं लॉर्ड कर्जन के समय यंग हस्बैंड को तिब्बत अभियान पर भेजा भी गया था और 1904 में एंग्लो तिब्बतन संधि हुई थी। उस संधि के तहत तिब्बत के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार भारत को भी दिया गया था, लेकिन भारत ने इसका कभी उपयोग नहीं किया। 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ। मैकमोहन रेखा यह है जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, जिसे नेफा के नाम से जाना जाता था, यहां पर खींची गई है, जो उस समय ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा थी। 1914 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन की अध्यक्षता में इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था। उसके बाद 1950 में जब चीन ने अपनी आज़ादी के बाद तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, तो भारत ने 1902 की एंग्लो तिब्बतन संधि के तहत किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जब चीनी सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और दलाई लामा को 17 पॉइंट एग्रीमेंट के लिए मजबूर कर दिया और लगभग तिब्बत के 12,28,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को ऑटोनोमस घोषित कर दिया, तो उस समय भी भारत ने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भारत तिब्बत के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न कर सका और मौन रहा और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ हिंदुस्तान यानी भारत और चीन के संबंध को सुधारने की कोशिश करता रहा। और इसी दौरान 1954 में 29 अप्रैल 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हो गया। तो अगर देखा जाए पंचशील समझौता, ये हुआ था 29 अप्रैल 1954। भारत बनाम चीन, भारत की ओर से इस पंचशील समझौते में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और चाइना की ओर से चाउ एन लाई। इस पंचशील समझौते में जो बात निकल के आई, चीन ने अपनी कूटनीति के तहत 5 मुख्य समझौतों पर हस्ताक्षर करवाए थे, जिसमें 5 मुख्य बातें थीं। सबसे पहले अहस्तक्षेप,
एक दूसरे की सीमाओं पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, अनाक्रमण। एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा। तीसरा, अखंडता। अखंडता और संप्रभुता की रक्षा। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना दोनों देशों का वादा रहा। चौथा, समानता। समानता और पारस्परिक सहयोग। दोनों देश समान रहेंगे और एक दूसरे में व्यापारिक सहयोग और पारस्परिक सहयोग की भावना रहेगी। और पांचवा और अंतिम, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये शिमला समझौते की 5 बातें हैं। अर्थात भारत और चीन के संबंध को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जिसमें एक दूसरे की सीमा में हस्तक्षेप, किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं होगा, अनावश्यक आक्रमण, अखंडता, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करेंगे। इसके अलावा समानता बनाए रखेंगे और आपस में सहयोग की भावना रहेगी। उसके अलावा शांतिपूर्ण सहयोग, हर प्रकार से शांति स्थापित करने के प्रयास किए जाए। शिमला समझौते के तहत ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे दिए जाने लगे। इस प्रकार चीन के साथ अपने ऐतिहासिक संबंध को बनाए रखने के लिए भारत ने किसी प्रकार के तिब्बत के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 1955 से लेकर 1959 तक चीन ने तिब्बत का भौगोलिक विभाजन कर दिया, तिब्बत के संपूर्ण क्षेत्र में अपनी व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियां में वृद्धि कर दी और विरोध करने वाले तिब्बतियों को मौत के घाट उतार दिया। अंततः 1959 में 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारत की ओर आ गए और एक ऐतिहासिक संबंधों का मान रखते हुए और एक पड़ोसी के नाते भारत ने दलाई लामा और उनके समर्थकों को शरण देकर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बसा दिया। ये भारत और चीन के संबंधों में खटास का दूसरा प्रमुख कारण आपके सामने है, तिब्बत की समस्या। ठीक है, तीसरी बड़ी समस्या जो भारत और चीन के ऐतिहासिक संबंधों में खटास का कारण निकली है, वो है आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन लाइन का उल्लंघन। मैकमोहन रेखा ये है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि 1914 में जब इसका निर्धारण हुआ था तब चीन इसमें शामिल नहीं था। ये जो संधि हुई थी, ये समझौता हुआ था, ब्रिटिश भारत और तिब्बत के मध्य हुआ था। चीन का कहना है कि जब ये समझौता हुआ था, चूंकि वो इसका भाग नहीं था और उस समय ये जो हिस्सा था अरुणाचल प्रदेश, जिसे नेफा के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, उस समय ये तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा हुआ करता था। चूंकि अब तिब्बत पर चीन का अधिकार है और वो इस मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार करता है, इसीलिए 1962 में आक्रमण के दौरान उसने मैकमोहन रेखा की सीमा का उल्लंघन किया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत के 5 राज्यों में है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख, उसका उल्लंघन करते हुए वो तवांग मठ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक बौद्ध मठ है, तथा सिक्किम के नाथुला दर्रे और उसके अलावा लेह लद्दाख के अक्षय चिन्ह तक प्रवेश कर गया।
ये तीसरा प्रमुख कारण आया भारत चीन के संबंधों में खटास का। और चौथा बड़ा कारण यहां पर अक्षाई चिन्ह। अक्षाई चिन्ह इस डायग्राम के हिसाब से ये है। अक्षाई चिन्ह भारत के जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख में स्थित एक निर्जन वीरान क्षेत्र है, जो एक ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसलिए भारत ने इसकी ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया और 1950 में चीन ने गैर कानूनी तरीके से इस पर अधिकार कर लिया। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत की आज़ादी या चीन की आज़ादी के बाद या 1950 के बाद ही अक्षाई चिन्ह का मामला सुर्खियों में आया? एक्चुअल में अक्षाई चिन्ह का जो क्षेत्र था, ये भारत के मैप में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अक्षाई चिन्ह विवाद की समस्या क्या है। तो प्राचीन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अक्षाई चिन्ह का क्षेत्र, ये आपका अक्षाई चिन्ह, ये आपका अक्षाई चिन्ह। चूंकि अक्षाई चिन्ह एक बड़ा विवाद है और अक्षाई चिन्ह का टॉपिक हमारे सामने अलग रूप से फिर से आएगा, लेकिन फिलहाल भारत और चीन के विवाद के जो प्रमुख कारण हैं वो मैं आपके सामने वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये LOC है, जिसे हम LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के साथ रेखा है। उसके अलावा ये आज़ाद कश्मीर के नाम से जिसे पाकिस्तान कहता है, लेकिन हम इसे भारत का हिस्सा मानते हैं और इसे कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके बाद ये सियाचिन ग्लेशियर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बड़ा ग्लेशियर, आप जानते हैं इसके बारे में। सियाचिन ग्लेशियर 5 देशों की सीमा रेखा पर है। अब अक्षाई चिन्ह का जो ये क्षेत्र है 1950 से गैर कानूनी रूप से चीन ने इस पर अधिकार कर रखा है। पहली बार जब ब्रिटिश ने इस क्षेत्र पर यानी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख पर अधिकार किया था तो 1865 में उन्होंने चीनियों को एक सीमा निर्धारण के लिए अपील की थी, लेकिन चीनियों ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः WH जॉनसन के नेतृत्व में एक जॉनसन लाइन बना दी गई थी, ये जिसे आज हम अपनी सीमा मानते हैं। ये है जॉनसन लाइन। 1865 में हुए इस निर्णय को चीन ने स्वीकार नहीं किया या चीन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारत इसे ही अपनी सीमा मानता है और इस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहता है। ठीक है। उसके बाद 1899 में 1899 में मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन खींची गई ब्रिटिश के द्वारा कि इसके बीच से एक लाइन खींच दी गई जिसे कहा जाता है मैकार्टनी मैकडोनाल्ड रेखा। अंग्रेजों ने 1899 में फिर से चीन को इस सीमा विवाद निपटाने के लिए आमंत्रित किया और मैकडोनाल्ड जो कि चीन के साथ समझौता करने के लिए तत्पर थे और इन दोनों की अध्यक्षता में इस सीमा रेखा का निर्धारण हुआ, जिसके तहत इस अक्षाई चिन्ह का पूर्वी भाग यानी आधा भाग चीन को और आधा भाग भारत को दे दिया गया। यद्यपि चीन ने इसकी परवाह नहीं की और इसे स्वीकार नहीं किया। और 1959 के बाद जब चीन ने तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहा और उस समय भारत के हस्तक्षेप की वजह से चीन ने इस मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन को स्वीकार कर लिया।
और 1958-59 के बाद ये मामला विवाद में तब आया जब चीन क्या शिजियांग प्रांत, ये चीन का शिजियांग प्रांत है, यहाँ से एक रोड का विस्तार किया गया जो तिब्बत को जोड़ सके। यानी ये मामला सुर्खियों में तब आने लगा 1958-59 में, जब चीन ने इस शिजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने हेतु एक रोड बनाई थी और भारत ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि भारत जॉनसन लाइन के माध्यम से ये क्षेत्र भारत का हिस्सा है। और 1959-60 के बाद भारत और चीन के संबंधों में अक्षय चिन्ह को लेकर फिर से विवाद उत्पन्न हो गया। अंततः 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख के अधिकांश क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। जब शांति समझौता हुआ तो उसने अरुणाचल प्रदेश यानी नेफा के क्षेत्र को छोड़ दिया। मैकमोहन लाइन जो सीमा विवाद था उसको ऐसे ही रहने दिया, लेकिन अक्षय चिन्ह के जो क्षेत्र था वहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक अपना विस्तार कर लिया। आज की डेट में देखा जाए तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। LAC तो अपना विस्तार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक कर लिया और तब से लेकर अब तक भारत और चीन के बीच अक्षय चिन्ह को लेकर विवाद है, अक्षय चिन्ह को लेकर खटास। ठीक है, ये चौथा कारण निकल के आया, अक्षय चिन्ह। जो भारत और चीन के बीच ये विवाद हैं, इनका निपटारा कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो उपाय क्या है। भारत और चीन के बीच इन समस्याओं के निपटारे के लिए केवल युद्ध या विश्व युद्ध ही एकमात्र विकल्प नहीं है। मेरा अपना मानना है कि भारत कूटनीति के माध्यम से इस समस्या का निवारण कर सकता है। अब कूटनीति के माध्यम से कैसे कर सकता है कि भारत चीन के शत्रुओं के साथ मित्रता करे, अर्थात चीन का शत्रु यानी ताइवान, भारत उसे अपना मित्र बनाए। चाणक्य नीति कहती है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है। इसी नीति का पालन करके दक्षिण चीन सागर को नियंत्रित करने के लिए ताइवान के साथ संबंध को सुधारा जाए। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर से लगने वाले दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपनी स्थिति मजबूत करें ताकि भविष्य में चीन दक्षिण चीन सागर पर हस्तक्षेप न कर सके। और दक्षिणी चीन सागर दक्षिण एशिया में व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थल है और चीन के व्यापारिक संबंधों पर चोट करे। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत को अपनी स्थिति मजबूत करानी होगी, जो कि भविष्य में रिसोर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन होगा। और तीसरा बड़ा कारण कि पाकिस्तान का दक्षिणी भाग यानी बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान की नीतियों का विरोधी है और इसके विकास के लिए पाकिस्तान के निर्देश पर चीन को यहाँ भेजा गया है और बलूचिस्तान प्रांत को भारत समर्थन दे कि वो पृथक बलूचिस्तान प्रांत की मांग करे और इसके माध्यम से पाकिस्तान पर दबाव बनाए और पाकिस्तान फिर चीन को समर्थन न दे। पाकिस्तान ने अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के तहत 1963 में इस अक्षय चिन्ह का कुछ भाग चीन को दे दिया था लीज पर, जो विवाद का एक और बड़ा कारण है। इसीलिए हम उम्मीद करें कि भारत चीन के संबंध आने वाले समय में सुधरे, लेकिन तब तक हमारी सेनाओं को सीमा पर डटे रहना है, हार नहीं माननी है, किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करना है। 1962 का युग कुछ और था, लेकिन 2020 जो समय की मांग है उसकी डिमांड कुछ और है।
आज भारत विश्व के देशों में गिना जा रहा है, दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। चीन पर एक महत्वपूर्ण दबाव यह है कि भारत दक्षिण एशिया का सबसे महत्वपूर्ण देश बनता जा रहा है। भारत विकासशील देश में एक उभरता हुआ देश है। विश्व मानचित्र पर भारत का मस्तक दिन प्रतिदिन ऊंचा होता जा रहा है और ये संपूर्ण जिम्मेदारी मेरे देश के प्रत्येक सिपाही की है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि है कौन विघ्न जग में ऐसा, टिक सके वीर नर के पग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जय हिंद।